नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और आज हम बात करेंगे कि रोहतक के पीजीआई में आज उस वक्त हलचल मच गई जब अस्पताल की व्यवस्थाओं की जांच के लिए हरियाणा विधानसभा की एक सब्जेक्ट कमेटी मौके पर पहुंची। जी हां, इस निरीक्षण दल की अध्यक्षता श्री राम कुमार कश्यप ने की और टीम में विधायक स्तर के कई जनप्रतिनिधि शामिल रहे, जिनमें विधायक इंदुराज सिंह नरवाल के साथ विधायक रणधीर पनिहार, डॉक्टर कृष्ण कुमार, हरिंदर सिंह, बलराम दांगी और देवेंद्र हंस आदि विधायक मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान कमेटी ने पीजीआई की स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें कई गंभीर खामियां सामने आई। सबसे बड़ी कमी डॉक्टरों और स्टाफ की बताई गई, जिसके कारण मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई मरीजों ने दवाइयों की कमी की शिकायत भी सामने रखी। विधायक इंदुराज सिंह नरवाल ने आरोप लगाया कि पीजीआई परिसर में निजी अस्पतालों के दलाल सक्रिय हैं, जो मरीजों को बहला फुसलाकर निजी अस्पतालों में भर्ती करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा। अब सवाल ये है कि इन कमियों पर आगे क्या कार्रवाई होगी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। पीजीआई में आए, हमारे स्पोर्ट्स विजिट यहाँ करी। हमारे जो चेयरमैन है राम कुमार कश्यप जी थे, हमारे विधायक छोटे भाई बलराम दांगी जी हो, रणधीर पनिहार जी हो और डॉक्टर साहब 7-8 विधायक यहाँ आए। और यहाँ आके जब हमने देखा बहुत सारी कमियां मिली और हमने बात भी करी। सबसे बड़ी कमी ना तो डॉक्टर है। हमने पूछा भाई डॉक्टर क्यों नहीं यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि लंबा प्रोसीजर है। जो हमने विधानसभा में भी ये बात रखी थी कि जो हर यूनिवर्सिटी का जो अधिकार इस सरकार ने छीना, कि कोई भी यूनिवर्सिटी का अधिकार नहीं रहा कि वो डायरेक्ट अपने आप कोई डॉक्टर लगा ले या कोई स्टाफ में भर्ती करने का जो अधिकार पहले होता था वो अब नहीं रहा, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो बताया भी गया कि एचपीएससी के अंडर वो भर्तियाँ चली गई और उस एचपीएससी में बड़ी लंबी कतार लग गई और वो लगातार 2-3 साल तक उनके प्रोसीजर पूरे नहीं हो रहे। इसलिए डॉक्टरों की बहुत भारी कमी थी। और उसमें एक और बात आई, जो एचकेआरएन के जो 1250 लड़के थे जो आज तक नहीं चढ़ाए, एचकेआरएन में नहीं चढ़ाए गए। हमने भी वो बात रखी। उन्होंने बहुत कहा कि हम जल्दी से उनको एचकेआरएन में लगवाने का काम करेंगे। और स्टाफ नर्स की और सफाई की कमियां थी, बहुत सारी कमियां थी, उनको कहा है और उनको बोला है, इनको आदेश दिए हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस पे काम करें ताकि साफ सफाई भी उसके डॉक्टरों की सुविधा। मरीजों से भी बात की नरवाल साहब, इसी में सवाल है। तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह इसकी व्यवस्थाओं पर सवाल उठा चुके और वो कह रहे थे कि 2009 में ये पूरी तरह से अच्छी तरह से चलता था और मरीजों की सुनी जाती थी, यही टेस्ट होते थे और यहीं पर दवाइयाँ मिलती थी। अब दवाइयाँ नहीं मिल रही। क्या आप विपक्ष में बैठे हैं? क्या आपने ऐसा किसी मरीज से बात की है? बिल्कुल, मरीज से भी बात करी। आपने जिक्र करा आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का, जब वो मुख्यमंत्री थे आपने देखा कि इसको यूनिवर्सिटी का भी दर्जा देने का काम किया। और यहाँ चंडीगढ़ पीजीआई ऑल इंडिया में सबसे अच्छी सुविधा गई थी तो वो रोहतक में थी। आज वो सुविधाओं से वंचित है ये पीजीआई। और इस पीजीआई के अंदर आपने देखा, मरीजों से भी बात करी तो बहुत सारी दवाइयाँ यहाँ नहीं हैं। और उनका ये कहा कि सारी दवाइयाँ जो यहाँ नहीं वो बाहर से खरीदी जा रही हैं। और भी 2-4 बातें और भी आई, जैसे एजेंट की बात आई कि यहाँ आईसीयू दिलाने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं, वो भी बात सामने आई। और उसमें हमने डीसी साहब को आदेश दिया कि आप इस पे कमेटी बना के तुरंत कार्रवाई करें और जो भी दोषी पाया जाए उसको बख्शा जाए। इतनी बड़ी कोई इतने मरीज यहाँ पे आ रहे, कोई देखिए आप ऐसी बात नहीं, सुविधा हाँ सुविधा भी होती है और असुविधा भी होती है, लेकिन असुविधा ज्यादा मिली और ज्यादा डॉक्टरों की जो कमी है वो सबसे बड़ी भयंकर कमी है। और ना कोई स्टाफ है, ना कोई सफाई कर्मचारी, वो भी बहुत सारे कम है, उनकी भी भर्ती करने की आवश्यकता है। आप सिक्योरिटी की भी बात करेंगे तो सिक्योरिटी में भी भर्ती करने की आवश्यकता, हमने वो सारी बात रखी है। और उन्होंने हमारे को विश्वास दिलाया कि हम जल्दी भर्ती करने का काम सेशन भी होना है। बजट सेशन क्या जोर से आवाजें उठेंगी? बिल्कुल उठाएंगे। जो हमारे यहाँ के लोग हैं जिनको यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, पेशेंट आते हैं, दूर दूर से पेशेंट आते हैं, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो दवाई लगा लो, चाहे यहाँ पे साफ सफाई लगा लो, बाथरूमों का हाल बहुत बुरा हाल है। आपने देखा वार्डों का बहुत बुरा हाल है। हमने कोशिश की, बात अंदर जो मीटिंग थी उसमें अपनी पूरी बात उठाई। इन्होंने कहा कि हम इसमें सुधार करेंगे और आगे फिर पर्सनली मैंने खुद बोला, मैं यहाँ पे लोकल एमएलए हूँ और मैं यहाँ पे खुद पर्सनली विजिट करूँगा। इन्होंने टाइम दिया है, बिल्कुल मैं दोबारा वापस आके देखेंगे हमारी कमेटी को, फिर जो भी होगा उस हिसाब से रिपोर्ट देंगे।
बुरा हाल है, सभी के ऊपर हमारा डिस्कस हुआ है, डिस्कस हुआ है हमारा सारा। और इन्होंने प्रशासन ने जो डायरेक्टर हैं या उन्होंने पूरा अपनी तरफ से पूरा हमारे को विश्वास दिलाया है कि आगे जब भी आपकी विजिट होगी उसमें हम उससे पहले वो सारी हम जो भी दिक्कतें हैं उनको सबको दूर करेंगे। तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं मैं अपनी ओर से, अपनी कमेटी की तरफ से। हरियाणा विधानसभा की आज कमेटी स्पोर्ट विजिट के लिए यहाँ पहुंची है पीजीआई में। वैसे तो कुल 13 कमेटी हमारी विधानसभा की काम कर रही है, हर एक डिपार्टमेंट को लेके अलग अलग डिपार्टमेंट। जो ये कमेटी है मेडिकल, हेल्थ, टेक्निकल एजुकेशन, हेल्थ को लेकर के कमेटी है। तो मेडिकल को लेकर के ये कमेटी आज का स्पोर्ट विजिट किया। तो मेरे साथ 7 मेंबर मेरे साथ में देखिएगा, आज देखिएगा हमने VC साहब के साथ, जो डायरेक्टर हैं, डॉक्टरों के साथ, जो भी मैनेजमेंट के अन्य यहाँ डॉक्टर साहब, सभी के साथ आज अपने मीटिंग करिए, स्पोर्ट विजिट भी करिए। देखने का देखो कमेटी का ये काम होता है, जो मेडिकल है अभी सारी सुविधाएं जनता को मिल रही है नहीं मिल रही है। दूसरा, डॉक्टरों की पूरी टीम यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है, बजट जो मिलता है तो सारा उसका यूटिलाइजेशन होता है कि नहीं होता है, या बजट की कमी है। तो इस प्रकार की आपने बैठक करने काम किया, उसमें देखने में आया थोड़ा बहुत। देखे डॉक्टरों की जैसे वैसे सब जगह कमी है, फिर भी यहाँ भी डॉक्टरों की कमी है। उसके लिए जो सरकार ने प्रोसेस शुरू किया है HPSC के माध्यम से या अन्य स्रोतों से, तो बहुत जल्दी ही डॉक्टरों की जो कमी है उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे क्लास C, D वगैरह की पोस्ट है, उसके लिए भी जो है प्रोसीजर यहाँ पर अडोप्ट किया जा रहा है। तो उसमें कमी है, क्योंकि स्टाफ को कई बार रिटायर हो जाता है तो उसके बाद वो कमी हो जाती है। इस प्रकार के लेकर के हमने बैठक करी है। दवाइयों को लेकर भी कुछ देखिएगा, वैसे तो देखिएगा यहाँ पर 600 के लगभग मेडिसिन जो है यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो नहीं है, तो वो मेरे ख्याल में कहीं जो बाहर से लेनी पड़ती हैं। बाकी कुल मिलाकर के 99% जो है यहाँ पर दवाइयाँ अवेलेबल है। तो हमने अभी चेक भी किया था विंडो पे जा करके, लेकिन महिलाओं को देखा, मेरे ख्याल में उसका एक बड़ा भारी झोला था, वो मेरे ख्याल वो 1/4 2 भरा होता दवाइयों से। तो कह रही थी भी एक दवाई जो है नहीं अवेलेबल तो बाहर से लेना। कुछ खामियां भी पाई गई। नहीं, खामियां नहीं होती है, जो कमी होती है, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पैसे की कमी से या अन्य स्थानों से वो कमी हो जाती है, तो उसको हमने पूरा सीरियसली लिया है। तो आगे जो है उसको पूरा करने के लिए पूरा गाइडलाइन किया है। जैसे डॉक्टरों की कमी है उसके लिए भी, जैसे पहले डायरेक्टर को या VC साहब को डायरेक्ट अपने लेवल पे जो है उसको रिक्रूट करने की पावर थी, तो उसमें कुछ चेंज हुआ है। तो हमने फिर महसूस किया है भी हम चाहते हैं सरकार को रिकमेंड करके जो इन पे पहले 2022 से पहले अपने लेवल पे डॉक्टरों को लगाने की वो थी, तो वो लगाने की इनको परमिशन दी जाए, ताकि जो है डॉक्टरों की कमी किस तरीके की आपको नजर आ रही है यहाँ पे? भाई डॉक्टरों की तरफ से आ रही है, क्या सरकार की तरफ से कमी नहीं? हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं सरकारी, मैं यहाँ की बात जनरली बात करता हूँ, वो कुछ टाइम के लिए यहाँ रहता है, पर वो चाहता है कि मेरे को प्राइवेट में चला जाता है, क्योंकि प्राइवेट में वो उनका कहना भी ज़्यादा पैसा मिलता है, तो इसलिए भी एक कारण होता है। वो अपना एक एक्सपीरियंस तैयार करके तो वो दूसरे प्राइवेट में चला जाता है। कई बार स्पेशलिस्ट होते हैं वो मिलते भी नहीं है, कई बार एडवर्टाइजमेंट करने के बाद भी नहीं मिलते। तो इस प्रकार की जो है कमियां रह जाती है। फिर 150 मीटर की दूरी पर यहाँ पर बहुत सारी लैब खुली है, बहुत सारी प्राइवेट हॉस्पिटल खुली है, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ उनके एजेंट हैं जो यहाँ से मरीज जो है वहाँ पर लेकर जाते हैं, उनका कमीशन मिलता है। देखिएगा, उसको अभी एक संज्ञान में आया है, तो हम कमेटी ने जो है वो सारा संज्ञान SD साहब के संज्ञान में ला दिया, तो उसकी इंक्वायरी करेंगे। अगर ऐसा कोई मिलता है तो उसके अंगेज जो है पूरी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, देखेगा तो देखेगा। मैं कह रहा ये तो यहाँ की बात है। आप चंडीगढ़ देखेगा कितनी बड़ी बहुत है, यहाँ पर जो है सारे हरियाणा से, यूपी से, हिमाचल से मरीज आते हैं। चेकिंग करने आए हो, विधायक दल की बैठक आई है मीटिंग, क्या निरीक्षण किया और क्या बातें मीटिंग में हुई है आपकी? क्योंकि धन्यवाद। एक तो देखिए, जो ये हमारे हरियाणा का एक सबसे बड़ी संस्था, पहला PGI हॉस्पिटल जो अगर आया था, तो हमारे रोहतक के अंदर बहुत पुराना है और इसमें पूरे हरियाणा से लोग आते हैं। हम आज यहाँ, हमारी कमेटी का टूर था, हमने यहाँ काफ़ी खामियां मिली, चाहे वो स्टाफ की थी, चाहे स्टाफ नर्स की थी, चाहे डॉक्टर्स की थी, चाहे फैकल्टीज़ की थी, चाहे बिल्डिंग की थी, चाहे हमारे MRI मशीन थी, कैंसर मशीन थी। काफ़ी जो कमियां यहाँ थी, जो काफ़ी प्रोजेक्ट जो अधूरे पड़े हैं, जो काम नहीं हुए, चाहे वो डॉक्टरों के रेजिडेंस हैं, चाहे वो अपना स्वगृह है,
अपने ओपीडी का है, विश्राम गृह है, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिन पे पूर्ण रूप से हमने रिव्यू इसका किया, जो पिछले कई टाइम से जो पेंडिंग पड़ा है, रेजिडेंशियल डॉक्टरों का रेजिडेंशियल था, तो उसके लिए हमने काफ़ी यहाँ समस्याएं जो मिली। उसके साथ साथ जो हमें मेन जो गंभीर समस्या, अब ये देखिए हमारे यहाँ 2200 बेड है, 2200 बेड जिस हॉस्पिटल में हों और उसमें 1350 नर्स हों, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने डिस्टर्ब और कितने मरीज़ की सेवा कर सकते हैं। जो 1350 मरीज़ 50 नर्सें हैं, क्या वो 2200 बेड के हॉस्पिटल जहाँ हो, या कम से कम 6000 स्टाफ नर्स होनी चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए। डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है, नर्सों की कमी है। उसके साथ साथ बड़ी ब्रिमना एक और देखिए, यहाँ के आप टॉयलेट चाहिए, बाथरूम देखिए, बंदा अंदर घुस नहीं सकता। ओपीडी की जहाँ जगह हैं वहाँ बैठने की जगह नहीं है। तो इसमें काफ़ी प्रोजेक्ट जो पूरे नहीं हो पा रहे बजट की कमी से, हमने चेयरमैन हमारे कमेटी के थे, माननीय मुख्यमंत्री से इस विषय में मैं मिलूँ भी का, और कुछ जो क्वेश्चन भी हैं मैं विधानसभा में भी लगाऊंगा। जो हमारी फैसिलिटी यहाँ पूरी नहीं हो रही हैं उनको हम जल्दी से जल्दी बजट दे के पूरा किया जाए। उसका दूसरा मेरा खुद का मुद्दा था, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है, पेशेंट दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैंने यहाँ के जो एमडी जो डीएन थे, जो कुलपति थे, उनको मैंने बिल्कुल इसके लिए टाइटली कहा है कि आप जो पेशेंट यहाँ जो मेडिसिन की पर्चियाँ यहाँ से जाती हैं मेडिकल स्टोर पे, और वो दवाई यहाँ आती है और वो वापस जाती है। मुझे पता लगा है मरीजों से भी कि यहाँ बड़ा गोलमाल है, यहाँ घोटाले है, ये बड़ा घोटाला, मैं इस बात को कह रहा हूँ। और मैंने मीटिंग में भी कहा है, तो मैंने सबसे मांग की है कि आप जिम्मेवार हो, दोनों पोस्टों पे, बड़ी पोस्टों पे बैठे हो आप। ये जो कई बार क्या होता है, गरीब आदमी को जो वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है तो वेंटिलेटर नहीं मिलता है, और आप हमारे जैसे जनप्रतिनिधि भी रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं मिलेगा। और यहाँ ऐसे ऐसे दलाल घूमते रहते हैं एम्बुलेंस के माध्यम से, इस तरीके से जो 50,000 रुपये दिए, 20,000 दिए, आपको वेंटिलेटर मिल जाता है। तो वेंटिलेटर कहाँ से आता है? तो यहाँ पे वेंटिलेटर की भी काफ़ी कमियाँ हैं। काफ़ी मेडिसिन जो है यहाँ, जो गोलमाल होता है जी, सर्जरी की मेडिसिन है कि और किसी की, तो इस प्रकार से जो यहाँ एक मकड़ जाल, यहाँ बाहर जो कुछ ऐसे लोकल जो कोई एम्बुलेंस के माध्यम से, कोई किसी के माध्यम से, कोई मेडिकल स्टोर के माध्यम से, तो ये यहाँ कहीं ना कहीं मुझे जो बू आती है वो भ्रष्टाचार की बू आती है। और मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो स्वयं आए यहाँ पे और यहाँ पे जांच करें। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं इस मुद्दे को 101% विधानसभा में उठाऊँगा, क्योंकि ये मैंने कहा है यहाँ डॉक्टर साहब से भी, इनसे भी, कुलपति जी सब से कहा, मैंने कहा ये भगवान का मंदिर है, ये हॉस्पिटल नहीं है, भगवान का मंदिर है। हर व्यक्ति भगवान के बाद अगर कोई भगवान किसे मानता डॉक्टर होता है, तो आप यहाँ बजट की कमी है या कारण क्या है? एक सवाल तो ये देखिए। दूसरा सवाल मेरा है कि 150 मीटर की परिधि पर यहाँ पर बहुत सारी जो लैब हैं, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो खुले हुए हैं, और यहाँ से जो उनके एजेंट जो है मरीजों को लेकर जाते हैं, तो इस पर भी कोई चर्चा हुई? देखिए बिल्कुल हुई है। मैंने कहा यहाँ पे, मैंने आपको बताया बजट की भी मोटी कमी है। दूसरा आपने कहा ना, बहुत मेडिकल स्टोर, बहुत लैब, बहुत हॉस्पिटल, ये यहाँ पे दलाल बैठे हैं। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में भी दलाल, बाहर भी दलाल, जो सेटिंग करके आम व्यक्ति को लूटवाने का काम यहाँ से चल रहा है। ये गोरख धंधा चल रहा है कहीं ना कहीं। इसमें मैं मुख्यमंत्री से भी मैंने मांग करूंगा और मैं विधानसभा में उठाऊंगा, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। ये जो गरीब व्यक्ति भी यहाँ पे आने से कतरा रही है, यही बीच में है, अभी तक उनकी कोई विजिट ऐसी हुई नहीं। मैं स्वास्थ्य मंत्री से स्वयं मिलूंगा कि वो स्वयं यहाँ आए और स्वयं आके यहाँ नज़ारा देकर, मुख्यमंत्री जी के पास CID के बड़े तंत्र है, वो CID लगाए, विजिलेंस लगाए, वो जाँच कराएँ। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी तक रिपोर्ट ना जारी हो, क्योंकि सारा सब कुछ डॉक्टर्स यहाँ से फ़ोन कर रहे हैं बार बार, CID भी है, विजिलेंस भी है जी, क्या दिक्कत क्या है? देखिए मैंने ये मुद्दा उठाया, मैंने कहा डीन साहब और कुलपति साहब, यहाँ एक हाईलाइट मामला हुआ MBBS भर्ती घोटाले का, क्या कारण है? मैंने उठाया ये मुद्दा। मैंने मुद्दा उठाया कि यहाँ जब जो कुलपति जो भी लगा, जो मेंबर हैं वो उसी के मेंबर है, उसी कोई आपने मतलब पूरी प्रतिक्रिया क्यों नहीं, उसमें प्रक्रिया क्यों नहीं हुई?
तो कई चीज़ें हैं, हर चीज़ है, गवर्नमेंट के पास CID है, बहुत बड़े तंत्र हैं। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ कि ये जो मकड़ जाल है यहाँ का, इसको तोड़ें और आम गरीब व्यक्ति, आम जनता जो अपने घर से परेशान होकर यहाँ आते हैं, उनको बचाने का काम करें। अगर बजट की बात की आपने, 20 फरवरी को जो है बजट की तैयारी करी है यहाँ सरकार, किस तरह से देखते हैं, क्या उम्मीद है? देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी खुद वित्त मंत्री हैं, सबसे बड़ी 3-4 चीज़ें हैं, एजुकेशन, हेल्थ, किसान और युवा, मिडिल बिजनेसमैन, सबसे रीड ये होती है, चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे वो एजुकेशन। अगर हमारी एजुकेशन अच्छी है तो हमारा युवा आगे जाएगा, हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी फैकल्टी अच्छी है, डॉक्टर अच्छे हैं, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, हम आगे ऊर्जा से बढ़ेंगे। हमारे बच्चों को अगर रोज़गार मिलेगा तो हम मजबूत होंगे। हमारा किसान और मजदूर, जय जवान जय किसान जय मजदूर का जो नारा है, अगर वो तीनों चीज़ हमारी मजबूत होंगी तो हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। अगर इन्हीं का इस बजट में कुछ नहीं रखा गया ख्याल, तो फिर तो देश भी कमज़ोर हो रहा है और प्रदेश भी कमज़ोर हो रहा है। आज देश की स्थिति क्या है? आज आंकड़ों में तो देश हमारा पता नहीं कहाँ का पहुँचा रखा है, पर जो देश की हालात है वो कहीं ना कहीं जो बजट आया है, इसमें किसान को भी कमज़ोर करने का काम किया, देश को भी कमज़ोर करने का काम किया, सेना को भी कमज़ोर करने का काम किया, युवाओं के जो रोज़गार की बात थी उसको भी कमज़ोर करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बेवजह मुद्दा बना रहे हैं, कोई मुद्दा ही नहीं। चलो, मैं तो कहता हूँ उनको सद्बुद्धि दे। एक दिन मैं राहुल गांधी जी की बात नहीं करता हूँ, एक दिन ये देश खुद ये कहेगा कि राहुल गांधी ने जो कहा था वो सत्य कहा था, चाहे वो कोविड की बात हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे पीछे वो वोट चोरी की बात थी, चाहे हमारे हमारे पाकिस्तान के साथ हमारे सीमा पे जो तनाव हुआ वो भी थी, चाइना की बात करी। राहुल गांधी सच्चे व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, वो जो कहते हैं दिल से कहते हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, आज राहुल गांधी शायद बीजेपी से बड़ी झूठ नहीं बोलते, वो सच्चाई पर चलते, इसलिए सच को आँच नहीं है, सच्चाई एक दिन देश के सामने आएगी। और ये देश हमारा देश है, ये बड़े वीरों का देश है और बड़े माइंडेड यहाँ लोग हैं, पर कई बार कुछ ऐसे भी हैं जो इनके छलावा में आ रहे हैं। लोग इस बात को भली बात ही जानते हैं। जिस तरह से कांग्रेस को भी कहा जाता है कि कई गुटों में बढ़ेंगे, एक मंच पर कब दिखाई देंगे सभी नेता? देखिए, फिर वही बात आएगी, मैं अपनी बात को ईमानदारी से रखता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जिस दिन कांग्रेस के नेता अपनी ईगो छोड़ देंगे और कांग्रेस के बारे में नहीं और देश के बारे में, प्रदेश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन कांग्रेस देश में फिर वही कांग्रेस होगी। देश के लोग ईमानदारी से कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, देश को मजबूत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि हमारे लोग आपसी गुटबाजी की वजह से या उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं खुद कमज़ोर हो रहे हैं। और मैं राहुल गांधी जी भी खुद कह के भी गए कि आप लोग इकट्ठा होके आपने देखिए, जब तक हम अपनी राग को हटा के और पार्टी की सोचेंगे तो हम मजबूत भी होंगे। अगर हम अपने तक सीमित रह के अपनी ईगो में रहेंगे तो वास्तव में चाहे वो कोई भी पार्टी हो वो कमज़ोर होती है।